वो तीनों अकाउंट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि वो क्या क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनमें किस किस तरह की एंट्रीज पास ऑन होती है, और थोड़ा सा पढ़ा था उनके बारे में अच्छे से। आज वाली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये अकाउंट्स बनाए कैसे जाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, गोल्डन क्रिकेट क्लब है उसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मुझे दिया हुआ है, इससे मुझे बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मुझे दो साइड है, ये वाली साइड जो है वो है रिसीट्स, और ये वाली साइड जो है वो है पेमेंट। तो एक तरफ मुझे सारी पेमेंट मिल रही है और एक तरफ मिल रही है मुझे सारी की सारी रिसीट। अब मुझे इससे प्रिपेयर करना है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। इस अकाउंट की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है ओपनिंग बैलेंस से। ये कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस, ये कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस 20,000 और 35,000। उसके बाद जो ये सारे के सारे आइटम्स हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अभी टर्म्स नहीं बताऊंगा मैं, इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ी सी टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सब्सक्रिप्शन, डोनेशन मिली, एंट्रेंस फीस मिली, इंटरेस्ट, लॉकर्स रेंट, ये सब मिला है पैसा, तो मैंने ये सब रिसीट साइड लिख दिया। इस क्लब ने पेमेंट भी करी है कुछ, जैसे लाइटिंग, टेलीफोन, पोस्टेज, वेजेस, इंश्योरेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब करने के बाद इन्होंने यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकाला। कैश का आ रहा है 23,400, बैंक का आ रहा है 70,000 रुपए। इस तरीके से ये रिसीट इन पेमेंट अकाउंट हमें बना बनाया इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मुझे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाना है। देखिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन्होंने यहाँ पर बना रखा है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ध्यान रखना क्या करना होता है, आपने डेबिट साइड में लिखना होता है हेडिंग बनानी है एक्सपेंडिचर की, क्रेडिट साइड में बनाना है आपने इनकम का। अब बेसिकली क्या करते हैं हम, ये जो पेमेंट है सारी की सारी, ये सब हमारे खर्च है ऑब्वियसली, तो पेमेंट को यहाँ पर लिखी हुई है क्रेडिट में पेमेंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर ले आऊंगा मैं डेबिट में। बिल्कुल ऐसे ही इस तरफ जो सारी की सारी रिसीट्स हैं, इनमें से कुछ मेरी इनकम्स हैं, उनको मैं यहाँ ले आऊंगा इनकम साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो बेसिकली इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम क्रेडिट में है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में आ जाएगा, और जो आइटम डेबिट में है या जो रिसीट साइड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में चला जाएगा, मतलब इनकम की तरफ चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले पेमेंट उठाते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कल हमने जो थ्योरी में पढ़ा था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, सब लिखते हैं। यानी कि एसेट सेल हो रहा है, एसेट परचेज हो रहा है, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, वो सब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आता है। मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन में जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पेमेंट उठाते हैं, प्रिंटिंग, लाइटिंग, रेट्स एंड टैक्स, टेलीफोन, पोस्टेज, वेजेस एंड सैलरीज, इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सारे खर्चे मेरे रेवेन्यू नेचर के हैं, प्रिंटिंग से लेकर इंश्योरेंस तक। इन सारे खर्चों को उठाऊंगा मैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के मैंने यहाँ डेबिट साइड में सारे उतार दिए एज इट इज। इस क्वेश्चन में किसी तरह की अभी एडजस्टमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सारे एक्सपेंसेस आपने उठाए और यहां पर लिख दिए प्रिंटिंग से लेकर इंश्योरेंस, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर में लिख दिया। अब यहां पर एक और चीज है, दे रखा है परचेज ऑफ फर्नीचर 2 लाख रुपए का। बट फर्नीचर का खरीदना मतलब एसेट खरीदना, और मैंने क्या बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एसेट लायबिलिटीज की सेल परचेज नहीं लेते हैं। हाँ, सेल अगर जैसे हम किसी एसेट की करते हैं, अगर वहां पर मुझे कोई नुकसान या फायदा हो रहा होता उसको तो मैं कंसीडर कर लेता, बट परचेज करने से जो पैसा गया या सेल करने से जो पैसा आया वो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का आइटम है। तो परचेज ऑफ फर्नीचर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पर और दो आइटम है, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, ये भी मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे। ये दोनों आइटम भी बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, जो अभी इस क्वेश्चन में हम डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वाली साइड मेरी कंप्लीट हो गई, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब चलते हैं हमारी रिसीट साइड पे। पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का ओपनिंग बैलेंस, कुछ नहीं करना, ये जाएगा सीधा बैलेंस शीट में काम आएगा, अभी कुछ नहीं करना इसका, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, ये मुझे सब्सक्रिप्शन मिली है,
अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारा जो ईयर है क्वेश्चन में यहां दे रखा था ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी कि आपको जो बुक्स बनानी है वो आपका ईयर होगा कब से शुरू, 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2017 को एंड होगा। तो इसको हम बोलेंगे 16-17। यहां पर देखिए मुझे इस साल सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, 3 अमाउंट दे रखे हैं, 30,000 रुपए तो है 15-16 के, 2,25,000 16-17 के, और 10,000 रुपए 17-18 के। हमारा करंट ईयर कौन सा है, ये बीच वाला 16-17 वो ईयर है जिसकी बुक्स हम बना रहे हैं। 30,000 रुपए उससे पीछे वाले साल का है और 10,000 रुपए इससे आगे आने वाले साल का है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, ध्यान रखिएगा, जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की फिगर लेनी होती है। तो आपने क्या करा, यहां पर सब्सक्रिप्शन उठाई 2,25,000 रुपए की, जो की थी करंट ईयर की फिगर। देखिए इसको करने का एक तरीका और होता है, आप ये टोटल 2,65,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उतार देते, 2,65,000 रुपए मैं पूरा लिखता, फिर उसमें से 30,000 रुपए माइनस करता, फिर मैं उसमें से 10,000 माइनस करता, क्योंकि वो इस साल को बिलोंग नहीं करते। तो रूल क्या समझ लो आप ध्यान से, जो फिगर सब्सक्रिप्शन की इस साल को बिलोंग करती है, जो करंट ईयर की फिगर है, आपने सिर्फ वही लेनी है, उसके अलावा और कोई फिगर नहीं लेनी। तो मैं 2,65 ले लूं, उसमें से फिर 30 और 10 माइनस कर लूं तो भी 2,25 बचेगा, या मैं डायरेक्ट यहां से 2,25,000 उठा लूं तो भी मेरा क्वेश्चन ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा, सीधा 2,25,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन उतार दी, क्योंकि ये पैसा मुझे मिला, ये मेरी एक रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है। उसके बाद यहां पर डोनेशन फॉर बिल्डिंग, देखिए डोनेशन का टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। डोनेशन अभी याद रखिए, अभी डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, किसी पर्टिकुलर एक चीज के लिए डोनेशन ली गई है। तो आप जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए डोनेशन लेते हैं, तो डोनेशन जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिसीव करते हैं, स्पेसिफिकली रिसीव करते हैं, तो वो जाती है हमारी लायबिलिटी साइड पे। फर्दर बात करेंगे इस बारे में, अभी के लिए इस आइटम को छोड़ देना है। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस उठाइए 23,000 रुपए, और यहां पर लिख दिया मैंने इनकम है, ये हमारी इनकम होती है, इसके बारे में भी फर्दर बात करेंगे। उसके बाद आपके और आइटम देखते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी अभी याद रखिए कि लायबिलिटी में जाती है सीधा, अभी छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद इंटरेस्ट मिला और लॉकर्स रेंट मिला। लॉकर रेंट क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल उस क्लब के अंदर कुछ लॉकर्स बने हुए हैं जो लोगों ने ले रखे हैं किराए पर, तो क्लब को वहां से पैसा मिलता है। तो ये इंटरेस्ट और लॉकर्स रेंट दोनों रेगुलर नेचर की इनकम है, दोनों रेवेन्यू नेचर की इनकम है। तो इनको भी मैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में मैंने लिख दिया। अब सारे आइटम मैंने उतार दिए, अब क्या करेंगे, इनकम का मैंने टोटल करा, वो आ रहा है 3,08,000 रुपए। मैंने फिर एक्सपेंडिचर का टोटल किया तो वो 3,08,000 से कम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 3,08,000 में से ये जो सारे खर्चे हैं, प्रिंटिंग से लेकर इंश्योरेंस तक, इन सब का टोटल माइनस करूंगा, बैलेंस आएगा 1,18,400। इसको लिख सकते हैं सरप्लस लिख दो, या लिख दीजिए एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया और मेरा ये सरप्लस निकल आया। अगर बैलेंस इस तरफ आ रहा होता तो हम उसको कहते हैं डेफिसिट, यानी कि तब हम कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, तो वो होता हमारा डेफिसिट। और जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि सब्सक्रिप्शन सिर्फ करंट ईयर की लेते हैं, डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, जैसे हमारे क्वेश्चन में थी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते, उसको लायबिलिटी में लिखते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस भी लायबिलिटी में जाती है। सारे एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा तो मेरा एसेट बढ़ा, तो ये कहां जाएगा मेरा, ये जाएगा मेरा एसेट साइड की तरफ। तो एक हमने अभी क्वेश्चन देखा जिससे हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स को समझते हैं। जैसे कुछ आइटम इस क्वेश्चन के अंदर भी आए थे, उनके बारे में बात करते हैं कि वो आइटम क्या क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला आइटम है सब्सक्रिप्शन। ये कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो नॉन प्रॉफिट जो सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं, उनमें ही बिलोंग करते हैं। जैसे पहला सब्सक्रिप्शन क्या चीज होती है जी, ये इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। कहां मिलेगी आपको, ये आपके क्वेश्चन में मिलेगी आपको
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में, देखो जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन किया था, तो रिसीट साइड है ना ये, डेबिट साइड है ना ये, यहाँ पर मिली ना सब्सक्रिप्शन, और ये अकाउंट कौन सा था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपको सब्सक्रिप्शन हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब क्वेश्चन में दिया होगा, उसके डेबिट साइड में, उसकी रिसीट साइड में आपको ये सब्सक्रिप्शन दिखाई देगी, ठीक है। और फिर इसमें से हमने क्या करना है, आउट ऑफ इट सब्सक्रिप्शन बिलोंगिंग टू करंट ईयर, जितनी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की होगी उसको हम कहां लगे थे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये एक आइटम हो गया हमारा सब्सक्रिप्शन। दूसरा है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए क्लब्स वगैरह में क्या होता है, मेंबर्स को ऑफर दिया जाता है कि आप एक बार फीस पे कर दीजिए और आपको इस क्लब की फॉर एग्जांपल मेंबरशिप हमेशा के लिए मिल जाएगी, लाइफ लॉन्ग। तो वो जो फीस पे करेंगे उसको बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी कि उन्होंने एक बार इकट्ठा पैसा दे दिया। देखा, सम मेंबर्स पे फी इन लम सम वंस इन देयर लाइफ टाइम। अब ये ऐसी रिसीट है जो सिर्फ एक ही बार आई एक बंदे से, दोबारा नहीं आएगी, तो इट इज अ रिसीट ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। ये है मेरी कैपिटल की रिसीट। तो ये जो इनकम है ये कैसी है, नॉन रिकरिंग है, मतलब ये कैपिटल रिसीट है, क्योंकि ये एक मेंबर से सिर्फ एक ही बार आएगी, ठीक है। अब ये कैपिटल रिसीट है, तो कैपिटल रिसीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाना। देखो कैपिटल और रेवेन्यू को समझने का एक आसान तरीका ये भी होता है, जो भी कैपिटल नेचर के आइटम होते हैं, चाहे वो रिसीट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, वो कभी कभी होंगे, ठीक है, कभी कभी होंगे, मतलब जो एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। बट जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होती है ना, वो रेगुलर होती रहती है, ठीक है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस नॉन रिकरिंग है, कभी कभी मिलेगी, एक मेंबर सिर्फ एक ही बार देगा, इसलिए इसको इट इज नॉट क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने नहीं लिखना। क्या करना है इसका, कैपिटल फंड जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, कैपिटल फंड के अंदर या तो ऐड कर दो, या इसको अलग से भी लिख सकते हैं लायबिलिटी साइड की तरफ ही, दोनों तरीके ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना, बैलेंस शीट में जाएगी, दो तरीके से अपीयर होगी, या तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, या एक अलग से आइटम बनाकर लायबिलिटी साइड में उसको लिख दो। एक और आइटम आया एंडोमेंट फंड। ये क्या चीज होती है, इट इज अ फंड अराइजिंग फ्रॉम bequest और गिफ्ट, द इनकम ऑफ विच इज डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल किसी मंदिर को 1 लाख रुपए दान में दे दिए, और मैंने बोला जी इस 1 लाख रुपए से जो पैसा आएगा ना, उससे आप गरीब बच्चों की पढ़ाई करवाइएगा, दैट इज कॉल्ड एंडोमेंट फंड, जो मैंने पैसा दिया। सो इट इज अ कैपिटल रिसीट, बिकॉज ये क्या करेगी, मैंने तो एक बार दे दिया, बट वहां से इनकम लगातार आएगी, इट विल गिव परमानेंट इनकम टू द इंस्टीट्यूशन। तो ये भी एक लायबिलिटी साइड पे इसको दिखाते हैं। तो सिंपल याद क्या रखना है, एंडोमेंट फंड क्वेश्चन में मिला तो जाएगा मेरा लायबिलिटी साइड की तरफ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस की। जैसे स्कूल में एडमिशन फीस होती है, या कहीं पर आपको एंट्री लेनी है तो वहां पर आपको एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ती है। ऐसे क्लब वगैरह होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वो नए मेंबर से फीस लेते हैं, ठीक है। जब भी आप एंट्री लेंगे तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब एंट्रेंस फी की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, इसकी दो ट्रीटमेंट है, या तो इसको कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं, या इसको रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करते हैं। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, बट एक सिंपल सा रूल आपको बता देता हूं। अगर एंट्रेंस फीस का अमाउंट बहुत थोड़ा सा है, छोटी सी एंट्रेंस फीस है, जैसे 1000-2000 रुपए फॉर एग्जांपल, तो आप उसको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख देंगे। बट अगर एंट्रेंस फीस का अमाउंट बहुत बड़ा है, 5 करोड़ रुपए की एंट्रेंस फीस है, तो वो कैपिटल रिसीट मानी जाएगी, तब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी, उस केस में वो जाएगी सीधा आपकी लायबिलिटी साइड में, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल है, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इन द एग्जामिनेशन एंट्रेंस फीस मे बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा गया तो आप रेवेन्यू रिसीट को मान सकते हैं उस एंट्रेंस फीस को, और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में लेकर जाएंगे। बट अगर इंस्ट्रक्शन गिवन है कि भाई कैपिटल रिसीट मानो, तो जाएगी वो सीधा सीधा लायबिलिटी साइड में करंट ईयर की बैलेंस शीट के अंदर। आइए इससे रिलेटेड, एंट्रेंस फीस से रिलेटेड हम क्वेश्चन समझते हैं। देखिए उसने बोला हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस इन फॉलोइंग केसेस। ये सब अलग अलग केसेस हैं, और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2017 को। पहला केस,
कहता है ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फीस मिली 1,20,000 रुपए की। अब यहाँ पर क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या करो, सीधा सीधा इस एंट्रेंस फीस को उठाओ और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में लिख दो। देखो यहाँ लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो नाम के नीचे ये लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर आपका एंड हो रहा है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या लिखते हैं, एज एट। ठीक है, चलिए अब यहाँ कर क्या करा हमने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय एंट्रेंस फीस, इनकम साइड में लिख दिया मैंने 1,20,000 रुपए। तो मैंने इसको इनकम माना सीधा सीधा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में लिख दिया। अब सेकंड केस में चलते हैं, केस नंबर 2। ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस मिली है टोटल 1,20,000 रुपए। इट इज द पॉलिसी ऑफ क्लब टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीव। तो ये भी बिल्कुल पहले की तरह हो गया, पहले में बताया नहीं था इसलिए मैंने रेवेन्यू नेचर का माना, दूसरे में बोला हुआ है स्पेसिफिकली कि भाई आप इसको रेवेन्यू नेचर का ही मानिए। तो अल्टीमेटली दोनों में मेरे को सेम एंट्री करनी है। यहाँ पर भी केस 2 के अंदर भी मैं लिखूंगा एंट्रेंस फीस 1,20,000 रुपए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ये हो गया मेरा सेकंड केस। थर्ड केस, ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस मिली 1,20,000 रुपए की। इट इज द पॉलिसी ऑफ क्लब टू ट्रीट एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीट। अब बोलता है वो कैपिटल रिसीट मानो, तो जब कैपिटल रिसीट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, वो आएगी मेरी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में। देखिए बैलेंस शीट बनाई इन्होंने, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017, और कैपिटल फंड के अंदर वो लोग ऐड कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन में कैपिटल फंड था ही नहीं, तो सिंपल मैंने क्या करा, कैपिटल फंड में डैश मारा, एड एंट्रेंस फीस 1,20,000 रुपए मैंने लिख दी। ये मेरा तीसरा केस हो गया। चौथा केस, एंट्रेंस फीस अब भी टोटल 1,20,000 रुपए की है। क्वेश्चन कहता है 30% इसमें से कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज करने का क्या मतलब है, बैलेंस शीट में ले जाना है। तो 1,20,000 का 30% कितना हुआ, 36,000 रुपए, बाकी बचा 70%। अब इसमें करना क्या है, 70% तो आप लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, और जो 30% है वो लिखूंगा मैं लायबिलिटी साइड में। तो देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000 का 70% हुआ 84,000 रुपए, और उसके बाद बैलेंस शीट में जो 30% एंट्रेंस फीस थी वो मैंने कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दी और लायबिलिटी में लिख दी मैंने। इसी तरह का अनसॉल्व क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, वो आप सॉल्व करके देखना, बहुत इजी है, इजीली आप कर पाएंगे। अब अगले आइटम की बात करते हैं, वो है डोनेशन, जो अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर भी आई थी, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आई थी ना। आप समझते हैं उस चीज को। डोनेशन देखिए दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन, एक को बोलते हैं जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन बेटा वो होती है जो डोनेशन एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी गई है। जैसे मैंने मंदिर को 5 लाख रुपए दान में दिए और मैंने बोला जी आप इससे सिर्फ गरीबों को पानी पिलाना, आप इससे सिर्फ कृष्ण जी की मूर्ति बनवाना, आप इससे सिर्फ बिल्डिंग बनवाना, तो मैंने स्पेसिफिक एक काम के लिए डोनेशन दे दी। तो जब भी डोनेशन लिखा हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो हमेशा लायबिलिटी साइड में जाएगी, तब वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाती। दूसरी बात करते हैं जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन दो तरह की होती है, एक हो सकती है जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट की जनरल डोनेशन है, ठीक है, तो बड़ा अमाउंट है डोनेशन का तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, बिकॉज ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ये कैपिटल नेचर की होगी। बार बार आपको हर साल 10-10 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल की डोनेशन नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, तो नॉन रिकरिंग है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखनी। बट डोनेशन अगर स्मॉल अमाउंट की है, जनरल डोनेशन है, मतलब सिंपल लिखा हुआ है डोनेशन 2,000 रुपए, तो ये हो गई मेरी जनरल डोनेशन, क्योंकि स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं है और छोटा सा अमाउंट है, तो मैं क्या करूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में लेकर जाऊंगा, क्योंकि ऐसी डोनेशन तो मेरे पास आती रहेगी रेगुलरली, रिकरिंग नेचर की हो गई। तो जो चीजें नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं वो बैलेंस शीट में ले जाते हैं, जो पता है हमें बार बार आ सकती हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अब 10 करोड़ की डोनेशन छोटी है या बड़ी है, 2,000 की डोनेशन छोटी है या बड़ी है, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन,
मतलब वो क्लब कितना बड़ा है, ये वो मंदिर कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो उस चीज में अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया जाता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो स्पेसिफिक है तो सीधा लायबिलिटी में, और सिंपल अगर डोनेशन दे रखी है तो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाइए। अगला आइटम लिगेसी। क्या होती है जी? एक बंदा मर गया बट उसने अपनी वसीयत में, अपनी विल में लिख दिया कुछ पैसा कि जी मेरी विल, मेरी वसीयत में से 2 लाख रुपए इस मंदिर को जाएंगे। तो उस मंदिर को उस वसीयत के हिसाब से, उस विल के हिसाब से 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो क्या करेगा उस 2 लाख रुपए को? सबसे पहले तो वो लिखेगा अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, वहां मिलेंगे आपको डेबिट साइड के अंदर। और अब ये अकाउंट जो है ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, तो ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो 2 जगह मिलेगा आपको। अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है तो वहां पर आप देख सब पाएंगे इसको रिसीट साइड की तरफ, और वहां से आपको कहां ले जाना है? आपको वहां से ले जाना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेकर जाना। उसके बाद एक और आइटम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। इन सब के प्रैक्टिकल्स करेंगे हम आगे आकर, अभी थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूं सिर्फ। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, ओल्ड एसेट कोई बेचा, उससे पैसा आया, कहां दिखाई देगा आपको? रिसीट साइड में वो चीज लिखी होगी, ठीक है। जब आप एसेट की सेल करेंगे तो मैंने बता दिया कहां मिलेगा, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये कैपिटल रिसीट है, एसेट हमारा काम थोड़ी है बेचने का कि रोज रोज हम एसेट बेचेंगे, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं करते। बट मैंने जैसे पहले बताया था, अगर एसेट की सेल परचेज से आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाएंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम साइड लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या कोई भी एसेट, और अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल्स। ये कहां मिलेगा आइटम हमें? ये मिलेगा हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ मिलेगा। और कहां ट्रांसफर करते हैं इसको? इट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सिंपल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में मिलेगा, वहां से उठाकर आप इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? आप उसको ट्रांसफर कर देंगे वहां से उठाकर अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। उसके बाद एक और आइटम है पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम का मतलब होता है बेसिकली जो लोग उस इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज नहीं है उनको कुछ रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उनका सम्मान करना, उस पर जो खर्चा होता है बेसिकली उसको कहते हैं ऑनोरेरियम। और कहां लिखना है आपको? ये आपको लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में, क्योंकि कंपनी के लिए खर्चा है। अच्छा, मिलेगा कहां पर? ये आपको दिखाई देगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में, वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कुछ आइटम समझ लिए अभी